यस स्टूडेंट, हम लोग चैप्टर नंबर 15 अर्थशास्त्र एमपी बोर्ड हिंदी मीडियम में आज चैप्टर 15 का सेकंड पार्ट है ये, राइट। फर्स्ट पार्ट पहले ही बन चुका है। मेरा स्टूडेंट्स से जो उन स्टूडेंट को मैं ये कहना चाहता हूँ जो डायरेक्ट इस चैप्टर 15 के पार्ट 2 को जो डायरेक्ट देख रहे हैं, वो पहले चैप्टर नंबर 13, 14 और 15 का भाग 1 जरूर देखें। उसके पहले यहाँ पर इस चैप्टर पर डायरेक्ट आना, उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। इसलिए पहले आप 13, 14 और 15 का पहला भाग जरूर देखें, ठीक है ना। चलिए, तो बेटा हम लोग देखिए, जैसे कि मैंने कल मतलब कि लास्ट वीडियो में आप लोगों से वादा करा था कि मैं आज के वीडियो में ज्यादा चीजें आपको नहीं समझाऊंगा। ज्यादा चीजें मतलब हर शब्दों को नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैक्सिमम चीजें हम समझ चुके हैं बेटा, है ना। तो अब हम सिर्फ जो बुक में लिखा हुआ है, जो आईएमपी क्वेश्चन है, उनको ही समझेंगे, बस उतनी ही बात करेंगे, ठीक है। तो कल लास्ट में हमने जीडीपी और जीएनपी को समझ लिया था, राइट। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको वो अच्छे से समझ में आ चुका है, राइट। तब हम इसके आगे जा रहे हैं, ठीक है ना। यदि अभी भी वो चीजें नहीं समझ में आई है तो बेटा उसी वीडियो को रिपीट करो, जो मैं कहता हूं उसको थोड़ा सा लिख लिया करो। लिखने से चीजें आसान हो जाती है, समझ में आती है ना। अब मैं आपको जो बोलने वाला हूं वो भी आपको लिखना है। वीडियो को चाहे आप रोक रोक कर लिखिए, पर आपको लिखना है, ठीक है। देखिए, हमने जैसे कहा कि ये राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं, हम क्या पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं। तो करीबन 8 प्रकार की अवधारणाएं। अब इन सभी अवधारणाओं को आप देखेंगे ना, तो सिर्फ एक एक दो दो शब्दों का अंतर होता है, बाकी परिभाषा पूरी वो होगी। जैसे यहाँ देखिए, हमने पहले समझा जीडीपी को, फिर हमने समझा जीएनपी को। क्या बदला? केवल एन, ठीक है। तो मैंने जो आपको इसमें परिभाषा बताई थी, जो किताब में जो दी हुई है, वो दोनों में लिखने में मैंने जो आपको बताई वो ज्यादा आसान होगी और याद करने में भी ज्यादा आसान होगी। याद तो करने की जरूरत ही नहीं है, आपको केवल एक परिभाषा याद करनी है, ठीक। फिर जो जो मैं बताते जा रहा हूं वो लिखते जाना है। तो उससे बाकी के 7 जो और अवधारणाएं हैं उनको लिखना, समझना और याद करना काफी आसान हो जाएगा। पर शर्त वही है, जो मैं बोल रहा हूं आप उसको लिखिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, मेरे इंग्लिश मीडियम में तो मैंने वो सब बहुत अच्छे से कर दिया है। मैं बस हिंदी मीडियम में अभी किसी और बुक में से पढ़ा रहा हूँ, इस वजह से ये समस्या आ रही है ना। तो आपको मैं क्लियर कह रहा हूँ, जो आप मैं बोल रहा हूँ वो यदि आप लिख लेंगे वो परिभाषा, और डरना नहीं, नंबर पूरे मिलेंगे, गारंटी मेरी, ठीक है ना। बट जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखना है ना, उसमें बदलाव मत कर देना, ठीक है। तो देखिए, हमने कल देखा जीडीपी, और जीडीपी को जीएनपी बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, आप बताइए। जीडीपी को जीएनपी करना हो तो क्या करें? तो हमको पहले समझना तो होगा ना कि जी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है, एन का मतलब क्या होता है। याद रखना, ये पी कभी नहीं बदलेगा, पी हमेशा एक जैसा रहेगा। पी का मतलब होता है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का मतलब होगा इनकम, उत्पाद। उत्पाद का मतलब यहाँ पर इनकम है, आय है, राइट। तो जी का मतलब ग्रॉस, मतलब जिसमें डेप्रिसिएशन है। डी का मतलब फिर से मैं बता रहा हूं थोड़ा सा, है ना। डी का मतलब, और हम हमेशा एक ही परिभाषा लेंगे, हम हमेशा एक ही परिभाषा लेंगे। देखिए, जैसे इसकी परिभाषा हमने जीडीपी की ली थी कि भाई डी का मतलब होता है घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग से है। डी का मतलब डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवा के मौद्रिक मूल्य के योग से है, ठीक। जीडीपी का मतलब, तो जीडीपी के में डी का खास मतलब है, यहाँ पर जी को यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं करा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जब इसको एन करना है, इस डी को क्या में बदलना है, एन में,
तो हमको एन का मतलब समझना पड़ेगा। एन का मतलब होता है पूरा राष्ट्र, और राष्ट्र में यहाँ पर राष्ट्र की सीमाओं की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है कि राष्ट्र के निवासी ने जितना कमाया, राष्ट्र के निवासी ने जितना कमाया, चाहे वो देश के अंदर हो या बाहर हो, उस सभी आय को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद बन जाएगा। ये दो परिभाषाएं आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आगे की 6 को समझने के लिए। डी आएगा तो हम क्या बोलेंगे? घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मौद्रिक योग, डी का मतलब। एन का मतलब उस देश के सामान्य निवासियों द्वारा कमाया गया पैसा, कमाई गई आय, चाहे आंतरिक हो, जिसमें क्या शामिल है? आंतरिक और बाह्य। ये यहां से मत परिभाषा निकलना, मैंने कल के वीडियो में आपको बताया हुआ है। आपको यहां से परिभाषा लेना है। कहां से? ये यहां से। देश के सामान्य, देखो आप एक चीज देखो, यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट को और नीचे ग्रॉस प्रॉफिट को, दोनों को अलग अलग, सॉरी जीएनपी को, ये जीएनपी ये भी है और ये भी जीएनपी है, पर यहां पर लिखते वक्त तो उसने दूसरी परिभाषा ले ली और यहां पर दूसरी ले ली। यही बच्चों को ज्यादा कंफ्यूज करती है। एक जैसा नहीं रख रहे हैं ये। कभी 3 तरह के दृष्टिकोण है, मैं बता चुका हूं। तो ये 3 में से कभी कहीं पर कोई सा दृष्टिकोण से लिखते हैं, कभी कहीं से दृष्टिकोण से लिखते हैं। बच्चे को ये कंफ्यूज कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? हम एक ही दृष्टिकोण से हर जगह बात करेंगे। समझ में आ रही बात? हम डी में एक ही दृष्टिकोण रखेंगे। कौन सा? उत्पाद वाला। उत्पाद वाला मतलब उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाएं। डी में हम क्या रखेंगे? एक ही दृष्टिकोण रखेंगे, उत्पाद वाला। और एन में हम एक ही दृष्टिकोण रखेंगे। कौन सा? आय वाला। समझ में आ रही है? तो आय की परिभाषा क्या थी? देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में देश के अंदर एवं बाहर सृजित आय का योग सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। ये आपको एन के लिए ये याद करना है और डी के लिए क्या याद करना है बता चुका हूं। ठीक, अब आ जाओ आगे, है ना? अब हम आगे देखेंगे। देखो बहुत आसान हो जाएगा। अब हमको क्या करना है? अब हमको करना है एनडीपी। क्या करना है? एनडीपी। ध्यान से, क्या करना है? एनडीपी। अब मुझे बताओ, ये जो जीडीपी था, जीडीपी, जीडीपी में यहां पर जी की जगह क्या हो रहा है? एन। ये देखो, ये है ना, जी की जगह क्या हो रहा है? एन। अब मुझे बताओ जी और एन का मतलब क्या है? तो भाई जी और एन का मतलब है ग्रॉस, मतलब जिसमें डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है, और एन मतलब जिसमें से डेप्रिसिएशन घटा दिया गया है। अब ध्यान से समझना, इस परिभाषा में, जीडीपी की इस परिभाषा में कहीं पर भी जी के बारे में कुछ नहीं बोला है कि सकल का मतलब यहां पर उसमें डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है, ऐसा कुछ कहा है क्या? मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन मतलब मूल्यह्रास, क्या जुड़ा हुआ है ऐसा कहा है? नहीं। अब हमको बस इस परिभाषा में इतना सा अंतर करना है बेटे कि जी को एन में बोल के बताना है। जी को क्या करना है? एन में बदल देना है। अब देखो कैसे बदलूंगा, इसी परिभाषा पे ध्यान देना और आपको वो लिखना भी है। ठीक है, पहले ध्यान दो, रिपीट करना, फिर लिख लेना। ठीक है, मैं यहां पर लिखूंगा शुद्ध घरेलू उत्पाद से अभिप्राय। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं यहां पर क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बेटा जब आप यहां पढ़ने जाओगे ना, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या लिखा, इसमें और उसमें अंतर क्या है, ये कैसे याद करूं, उसमें याद कैसे करूं, कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको वो ट्रिक बता रहा हूं जिससे आपको याद करने की समस्या ही खत्म हो जाएगी, बस समझ लो। ठीक, इसलिए ध्यान से देखो, हमको यहां पर क्या करना है? एन। तो मैं यहां लिख दूंगा सकल की जगह यहां कर दूंगा शुद्ध। शुद्ध घरेलू उत्पाद से अभिप्राय एक देश की घरेलू, क्योंकि देखो डी को तो बदलना नहीं है ना, तो वही चलने दो। एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के योग। अब ध्यान से, योग में से मशीन के कलपुर्जों, ये लिखना है आपको,
मशीनों एवं कल पुर्जों की घिसावट व्यय को घटाने से जो शेष राशि बचती है उसे शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। बस फिर से है ना, फिर से एक बार और देख लेते हैं। आप यहां पर शुद्ध लिखोगे, ये पूरी लाइन चलने दोगे, योग में से क्या कर दोगे, यहां पर आप यहां से लाइन लिख लोगे। मशीनों, ये भी लिख सकते हो, स्थिर पूंजी के उपभोग अथवा मशीनों के कल पुर्जों की घिसावट मतलब हमको सिर्फ क्या करना है, माइनस करके बताना है डेप्रिसिएशन को, तो घिसावट को, व्यय को घटाने से जो राशि बचती है ये कहलाती है। ठीक, समझ में आई बात। अब देखना, मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो याद नहीं रखना है ना, उसमें आपको बता रहा हूं कि हर किताब में हर जगह ये परिभाषाओं का उलझन पैदा करके जबरदस्ती में इसको टफ किया गया है बेटा, बेवजह टफ किया गया है। देखो अब इसको, इतनी आसान परिभाषा को इन्होंने कितना तोड़ मड़ोड़ के, ये इनकी मजबूरी है, ये राइटर्स की गलती नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, ये सर बहुत अच्छे हैं जिन्होंने किताब लिखी है, बहुत बढ़िया हैं, बहुत नॉलेज है, बट प्रॉब्लम ये है कि कोई भी व्यक्ति चलने वाली आती हुई चीज को, मतलब जो परंपरागत चल रही है उसमें बदलाव करने की इच्छा नहीं रखता कोई, और मैं वो करवा रहा हूं आप लोगों से, और नंबर मिलेंगे गारंटी, टेंशन मत लो, ठीक है। देखो इसने कैसा लिख दिया, शुद्ध घरेलू उत्पाद से अभिप्राय एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा में निवासी एवं गैर निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु। अब आप सोचोगे यार, ये निवासी और गैर निवासी द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु, या मतलब बच्चा मालूम है क्या करता है, देखो एनडीपी में मेरे को ये लिखना है कि गैर निवासी भी आ गए, निवासी भी आ गए, और अंतिम वस्तुओं के, जबकि ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको ये लाइन आने ही नहीं देना चाहिए, बस जीडीपी में से आपको एन को माइनस करना है, कंफ्यूजन पैदा कर रहा है ये, इसमें से ये हटा दो। देखो एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के शुद्ध मौद्रिक मूल्य, शुद्ध मौद्रिक मूल्य मतलब जिसमें से क्या घटा हो, मशीन का व्यय घटा हो, ठीक। तो जो मैंने बोला है वैसे ही लिख लेना और उसको याद कर लेना। तो कैसे निकलेगा भाई, एनडीपी कैसे निकलेगा, जीडीपी में से माइनस कर दो घिसावट व्यय, ठीक। चलिए अब आ जाओ, अब ज्यादा ध्यान नहीं बोलूंगा, अब मैं जो सिर्फ बोल रहा हूं उन परिभाषाओं को उस तरीके से करेक्ट कर लेना, ठीक है ना। करेक्ट नहीं, करेक्ट तो है ही, बट हमको आसानी से याद हो जाए, हम उस हिसाब से उसको बदल रहे हैं। अब हमको क्या लिखना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट मतलब एनएनपी। तो ये देखो, ये हमने जीएनपी देखा था, जीएनपी को अब हमको यहाँ पर एन करना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो परिभाषा हमने याद करी, ये ऊपर, ये है ना, ये ऊपर जो परिभाषा लिखी कि एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में देश के अंदर और बाहर सृजित आय के योग, अब योग के बाद क्या कर देंगे, ये जी को हमको क्या करना है, एन, भाई ये अभी तक हमने ये यहां से यहां तक किसके लिए लिखा, इस एन के लिए लिखा, अब जी को हमको काय में बदलना है, एन में, तो हम क्या करेंगे, योग के बाद लिख देंगे कि इसमें से मशीनों तथा कलपुर्जों की घिसावट व्यय को घटाने के बाद बचा शेष क्या होगा, एनएनपी, है ना। ये वही वाली लाइन को जोड़ देना है जो मैंने इस जीडीपी के लिए जोड़ी थी, इसके लिए जोड़ी थी, ये वाली लाइन को फिर से जोड़ देना, यहां से स्थिर और यहां से बचेगी, और उसके बाद में आ जाएगा एनएनपी, ठीक, समझ में आ गया। कोई जरूरत नहीं इसको यहां से यहां तक पढ़ने की, आपको कोई जरूरत नहीं, यदि पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, फिर मत भूलना, क्लियर बोल रहा हूं, मत पढ़ना इसको, जो मैंने कहा बस उतना सा सुधार कर लेना। और ये सूत्र, तो सूत्र क्या हो गया देखिए इसमें भी वही बोला है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, तो इसको आप लिखो जीएनपी, है ना, में से माइनस का कर दोगे डेप्रिशिएशन, तो क्या आ जाएगा, एनएनपी, ठीक है। चलिए अब फास्ट फटाफट देखेंगे, इस चैप्टर को आज कंप्लीट करना है। 5th नंबर पर है दो
चीजें इन्होंने यहाँ पर बताने की कोशिश करी है। क्या दो चीजें बताने की कोशिश करी है देख लेते हैं। जीएनपी और एनएनपी एट मार्केट प्राइस। ओ हो। अब देखो ये मार्केट प्राइस क्या होता है ना। अब हम शब्दों को समझेंगे। मार्केट प्राइस, दो शब्द आएंगे अब। मार्केट प्राइस मतलब बाजार मूल्य, ठीक, बाजार कीमत, ये रहा, ठीक। दूसरा शब्द आएगा साधन लागत, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट। दो शब्द है बेटा, कौन कौन से? मार्केट प्राइस, अब इंग्लिश में ध्यान रखो, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, दो शब्द, ठीक है। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में कुछ चीजें, इन दोनों में कुछ चीजों का अंतर होता है। अब वो मैं आपको अपने इंग्लिश मीडियम के नोट्स में बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर नहीं है वो प्रॉपर तरीके से, इसलिए देखिए ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, इसको क्या बोलेंगे? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अब अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? हमने अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, ये गवर्नमेंट बजट वाले चैप्टर में हम कर चुके हैं, ठीक है। तो मैं मानता हूं कि आपको मालूम होगा अप्रत्यक्ष कर क्या है, इसलिए मैं उसके आगे बात कर रहा हूँ। मतलब मैं फिर से उस बात को नहीं दोहराऊंगा। यदि नहीं मालूम है तो गवर्नमेंट बजट में पहले चैप्टर में क्लियर करो अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर का शुद्ध नेट, ठीक है। देखिए मार्क, आपका जो प्रोडक्ट यदि कोई बनता है, ठीक है ना, कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसकी लागत चीज अलग होती है और उसकी मार्केट में कीमत चीज अलग होती है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में हम लागत में हमेशा प्रॉफिट को भी जोड़ते हैं, याद रखना, है ना। जैसे मान लो, ये एक सिंपल सा एग्जांपल लो, ये मार्कर है मेरे पास में, है ना। हो सके तो जो मैं आंकड़े बोल रहा हूँ उसको कागज पे लिखना, यहाँ जल्दी क्लिक होगा। वैसे मैंने सोचा था कि मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगा, बट एक्चुअल में अब मैं घर से पढ़ा रहा हूँ, है ना। लॉकडाउन चल रहा है, मैं घर से पढ़ा रहा हूँ, इस वजह से मैं आपको बोर्ड पे नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए आपकी अब ड्यूटी बढ़ गई है, आपको कागज पे लिखना है जो मैं बोल रहा हूँ, है ना, और ध्यान से सुनना भी। मान लो ये मार्कर, ठीक, इसका रॉ मटेरियल और इसकी बनवाई सब कुछ मिलाकर ये 10 रुपए का बना, ठीक। इसमें मैंने अपना 3 रुपए का प्रॉफिट जोड़ दिया, चलो इसको 5 रुपए का प्रॉफिट जोड़ दिया, टोटल ये कितने का हो गया? 15 रुपए का। अब मैं चाहूं तो इसको मार्केट में बेच सकता हूँ 15 रुपए में, ठीक। बट ऐसा तभी कर सकता हूं, मैं इसको 15 रुपए में तभी बेच सकता हूं जब मेरे देश में कोई सरकार ना हो। समझ में आ रही बात? मतलब मैं एक ऐसे अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूं जहां पर सरकार ना हो, क्योंकि सरकार जहां पर भी होगी वो सरकार क्या करती है? इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है, ठीक है। हालांकि दुबई में मैं वहां रह चुका हूं, आपको बता दूं वहां पर ये इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगता। हाँ, यस, हाँ, वीडियो में थोड़ा सा अटक रहा था। तो वहां पर टैक्स नहीं लगता, पर जिन कंट्री में टैक्स लगता है, कौन सा? इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर यदि लगता है तो क्या सिचुएशन होती है कि भाई 10 रुपए का ये बना, इसमें 5 रुपए मैंने अपना प्रॉफिट जोड़ा, टोटल ये मेरे को कितने में पड़ा? 15 रुपए में, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स में लागत में अपने प्रॉफिट को भी जोड़ के रखता हूँ, ठीक है ना। अब मैं इसको 15 रुपए में मार्केट में बेचने के लिए तैयार हूँ, पर मैं इसको 15 रुपए में मार्केट में नहीं बेच सकता। क्यों? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इस पर एक टैक्स लगा देगी, जीएसटी। सुना है ना आपने जीएसटी का नाम? आजकल बहुत चल रहा है जीएसटी। तो इस पर 3 रुपए का क्या लगा दिया? जीएसटी लगा दिया। तो ये कितने का हो गया? 18 रुपए का। अब ये मार्केट में कितने का बिकेगा? 18 रुपए। समझ में आ रही बात? तो जो मैंने 15 रुपए कहे थे वो थे फैक्ट्री कॉस्ट। आप ऐसे लिखो, फैक्ट्री सॉरी फैक्टर कॉस्ट, एफ सी, एफ सी लिखो, एफ सी कितना? 15 रुपए, ठीक। उसमें ऐड करो, ऐड 3 रुपए जीएसटी के, है ना, जीएसटी इज इक्वल टू 3 रुपीज। नीचे टोटल लगाओ 18 रुपए, और 18 रुपए के सामने लिखो
मार्केट प्राइस एमपी, है ना, मार्केट प्राइस एमपी। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि फैक्टर कॉस्ट में हम टैक्स यदि जोड़ दें तो हम किस पर आ जाते हैं, मार्केट प्राइस पर। ठीक है, क्या जोड़ दें, टैक्स जोड़ दें तो मार्केट प्राइस पर आ जाते हैं। देखो ये लिखा हुआ है, यदि कोई चीज आपको कहीं पर दे रखी है फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट इंग्लिश में अभी चला रहा हूं मैं, है ना, हिंदी में फैक्टर कॉस्ट को क्या बोलेंगे, साधन लागत। तो कोई चीज साधन लागत पे दी हुई है तो उसमें क्या जोड़ दोगे, अप्रत्यक्ष कर जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, बाजार कीमत, एमपी, मार्केट प्राइस। ठीक, अब उसी को जो आपने लिखा था ना ऐसा ऊपर से नीचे तक, उसी को उल्टा देखो कि मान लो आपको मैंने कह दिया कि ये 18 रुपए की मार्केट प्राइस है। अब दूसरी तरफ लिखो एमपी इज इक्वल टू 18, है ना, 18। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और मैं आपको बोल रहा हूं कि इसमें 3 रुपए जीएसटी है इंक्लूड है 18 रुपए में। तो मुझे बताओ इस मार्कर की फैक्टर कॉस्ट कितना होगा। तो आप क्या करोगे, 18 में से 3 रुपए टैक्स के माइनस कर दोगे, तो जो बचा 15 रुपए वो क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट, है ना। तो लिख लो ऐसा, 3 रुपए जीएसटी के माइनस, बचा कितना, 15, 15 को लिख लो फैक्टर कॉस्ट। तो आपको समझ में आ गया कि मार्केट प्राइस में से माइनस कर देंगे टैक्स तो कहां पहुंच जाएंगे अपन, फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है, फैक्टर कॉस्ट में टैक्स जोड़ देंगे तो एमपी पे आ जाएंगे, एमपी में से टैक्स माइनस कर देंगे तो फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएंगे। ठीक, बट ये इतना आसानी नहीं है, इसमें एक और चीज आती है। अब दूसरा और लिखना जो मैं बोलूंगा, सब्सिडी, सब्सिडी मतलब अनुदान, लिख लो ये सब्सिडी, है ना, एस, एस मतलब सब्सिडी मतलब अनुदान। देखिए गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स लेने का काम नहीं करती है, गवर्नमेंट कई बार अपनी तरफ से पैसा भी देती है। जैसे मान लो कि ये मार्कर शिक्षा का एक साधन है, ये मार्कर से ही बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो रही है, राइट। ये मार्कर बहुत अच्छी किस्म का है, इससे व्यक्ति को ज्ञान जल्दी प्राप्त होता है, कुल मिला के समाज के लिए अच्छी चीज है। ठीक, अब मैं इसको मार्कर को मान लो कि ये मेरे पास में कितने का बन रहा है, 15 रुपए में, मैं इसको मार्केट में 15 रुपए में बेचना चाहता हूँ। आपको बताया था फैक्टर कॉस्ट कितनी है, फैक्टर कॉस्ट साधन लागत कितनी है, 15 रुपए। अब गवर्नमेंट हमको बोल रही है कि नहीं 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 नहीं, ये आप ज्यादा महंगी बेच रहे हो, आप इसको सस्ते में बेचो। हम बोलेंगे भाई हमको इतने में पड़ती है, हम इतने में बेचेंगे, इससे कम में तो नहीं ना बेच पाएंगे हम। तो गवर्नमेंट बोलेगी एक काम करो, मैं आपसे इनडायरेक्ट टैक्स नहीं ले रहा, जीएसटी नहीं ले रहे, गवर्नमेंट ने कहा। तो बोला ठीक है 15 रुपए में तब भी मैं बेचूंगा, तुम जीएसटी लोगे तो मैं 18 में बेचूंगा। ठीक है, पर गवर्नमेंट चाहती है कि इसका मार्कर का रेट बाजार में मार्केट प्राइस 12 रुपए हो। कितनी हो बेटा, 12 रुपए हो। तो क्या करें, क्या 3 रुपए का घाटा मैं खाऊंगा, नहीं, मैं तो मना कर दूंगा, नहीं भैया हम, ठीक है आप टैक्स नहीं ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं, हम 18 का नहीं 15 में बेचेंगे क्योंकि आप टैक्स नहीं ले रहे हो, पर हम 3 रुपए का घाटा का है ऐसा नहीं होगा। तो गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है एक काम करो, हम तुमको 3 रुपए का अनुदान देते हैं, 3 रुपए की सब्सिडी देते हैं। ये सब्सिडी अनुदान, अरे आपके एलपीजी सिलेंडर होते हैं कि नहीं घरों में, जो गैस चल रही है उस पे सब्सिडी मिलती है, सुना होगा आपने। तो कुछ चीजों पे गवर्नमेंट टैक्स वसूल करती है और कुछ में सब्सिडी देती है। सिलेंडर मार्केट में उसकी कीमत कंपनी से 900 रुपए का है और गवर्नमेंट उस पर आपको 300 रुपए की सब्सिडी देती है, मतलब आपको वो पड़ता है 600 रुपए का, कंपनी से वो सिलेंडर निकला है 900 रुपए का, 300 रुपए गवर्नमेंट ने उस कंपनी को दिए ताकि आप लोग सामान्य हम लोग उस सिलेंडर को 900 की बजाय कितने में खरीद ले, 600 में। इसको बोलते हैं सब्सिडी। ठीक, तो अब साइड में लिखो फैक्टर कॉस्ट, सॉरी मार्केट प्राइस लिखो,
कि मार्केट प्राइस कितनी है, मान लो कि 15 रुपए, ठीक है, माइनस करो सब्सिडी एस, माइनस सब्सिडी एस, कितना बचा, माइनस सब्सिडी एस 3 रुपए की सब्सिडी, तो कितना बचा 12 रुपए, और 12 लिखो, 12 रुपए को लिखोगे फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है, यदि आपको मार्केट प्राइस से किस पर आना है, फैक्टर कॉस्ट पे, राइट, तो सब्सिडी को क्या करना पड़ेगा, सॉरी यहां पर एक चीज है, इसको थोड़ा सा करेक्ट करना, आपका 15 रुपए जो था वो क्या था, मार्केट सॉरी वो था फैक्टर कॉस्ट, कितना था, फैक्टर कॉस्ट था 15 रुपए फैक्टर कॉस्ट, उसमें से 3 रुपए आपने सब्सिडी के माइनस करे, तो अब वो मार्केट में कितने में बिकेगा, 12 रुपए, है ना, तो 15 रुपए फैक्टर कॉस्ट माइनस सब्सिडी, क्या बचा, मार्केट प्राइस 12 रुपए। ठीक, अब आप उसको जरा देखो कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर आने के लिए आपको सब्सिडी को माइनस करना पड़ेगा, और जस्ट उसका उल्टा क्या हो जाएगा कि यदि 12 रुपए मार्केट प्राइस है, 12 रुपए मार्केट प्राइस है और 3 रुपए की सब्सिडी है, तो फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए आपको 3 रुपए की सब्सिडी को जोड़ना पड़ेगा, उसका उल्टा लिख दो। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स का उल्टा चलेगा, जो हमने इनडायरेक्ट टैक्स का देखा था उसका जस्ट उल्टा चलेगा, ठीक है ना, सब्सिडी वाला। ठीक, अब यहां ध्यान देना, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होगा, देखो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स भी लगाती है, स्क्रीन पर ध्यान देना बेटा, है ना, गवर्नमेंट टैक्स भी लगाती है और सब्सिडी भी देती है, तो हम ये मानेंगे कि पूरी इकोनॉमी में गवर्नमेंट ने कितना टैक्स लगाया माइनस कितना अनुदान दिया, तो कुल मिला के क्या आ जाएगा, शुद्ध इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे कि मान लो गवर्नमेंट ने पूरी इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में 10 लाख का टैक्स लगाया, 10 लाख का टैक्स लगाया और 3 लाख का अनुदान दिया, तो 10 लाख का टैक्स माइनस 3 लाख का अनुदान, तो क्या बचा 7 लाख, तो 7 लाख क्या हो जाएगा, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये चीज याद रखोगे कि यदि फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है तो उसको मार्केट प्राइस पर लाना है, तो मैं ऐड कर दूंगा उसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दूंगा, तो वो कहां आ जाएगा, मार्केट प्राइस। अब शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का मतलब क्या होगा कि जितना भी टैक्स लगाया गया है माइनस जितनी भी सब्सिडी दी गई है उसी को हम बोले। ठीक, और मार्केट प्राइस से यदि मेरे को फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो मेरे को इसको माइनस करना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, याद रखना, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का मतलब होगा प्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पे आ रहे हैं। ठीक है, सच बात तो बेटा मैं बिना समझाए तो पढ़ा ही नहीं सकता, मैं नहीं पढ़ा सकता, यदि कोई बच्चा मेरे को, मतलब आप देखोगे कहीं बहुत सी जगह टीचरों को ही नहीं मालूम है, ये सच्चाई है, कोचिंग क्लासेस की भी सच्चाई है, गवर्नमेंट टीचर तो बहुत दूर की बात बोल रहा हूँ, वो बोलते हैं हाँ देखो इसको यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना, याद कर लेना, इसमें ऐसा ऐसा याद करना ही पड़ेगा बेटा, इसकी तो मजबूरी है, मेरे को मालूम है और आपके टीचरों ने भी बोला है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। समझने में टाइम लगेगा, दिमाग की कसरत होगी, पर एक बार समझ में आ गया बेटा टेंशन फ्री हो जाओगे, भूलना तो है ही नहीं क्योंकि समझ लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को मार्केट प्राइस, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की जो परिभाषा होगी वो तो वही रहेगी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहाँ लिखा था हमने, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ये रहा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की जो परिभाषा थी वही रहेगी, बस उसमें और जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे कि भाई उसको हम कहाँ पे बताना चाहते हैं, बाजार कीमतों पर, और बाजार कीमतों का मतलब क्या होगा, जिसमें क्या जुड़ी हो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब कि अप्रत्यक्ष कर जुड़ा हो। ठीक है,
अब देखना, इस परिभाषा में सिर्फ आपको ये जोड़ना है, आपको जो याद थी किसकी, जीएनपी की, मैंने अभी ऊपर बताई थी क्या, कि एक देश के निवासियों द्वारा अर्जित आय, अंदर या बाहर, ठीक, अर्जित आय का क्या कर लिया जाए, योग लगाया जाए, और उसको, वो योग काय पर लगाना है आपको, आपको उसको लगाना है बाजार कीमतों पर। तो वो परिभाषा वो क्या हो जाएगा, जीएनपी एमपी हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमारे इंग्लिश के नोट्स में हमने उसको बहुत सिंपल में लिखा हुआ है। अब वो प्रॉब्लम वही है बेटा, आप बस एक काम करो, जो मैंने ये परिभाषा बताई जीएनपी की, उसमें आगे लिख लेना कि बाजार कीमतों पर, बाजार कीमतों पर, ठीक, तो बस वो क्या हो जाएगी, जीएनपी एमपी हो जाएगा। फिर इसमें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एनएनपी, राइट, तो एनएनपी कहाँ था, ये था, तो एनएनपी की जो परिभाषा बताई थी उसमें भी बस इतना लिख लेना, आगे योग के बाद में लिख देना कि बाजार कीमतों पर, ठीक, तो वो बाजार कीमतों पर हो जाएगा, वही परिभाषा। ठीक है, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको ये लिख लेना, है ना। देखो जीएनपी पर है, जीएनपी पर है, हम ये पे हैं, है ना, ये है हमारे पास में, और जीएनपी एमपी है हमारे पास में, इसको बोलेंगे जीएनपी एमपी, राइट, जीएनपी एमपी है, और हमको जीएनपी एमपी से कहां पर आना है, एनएनपी एमपी। देखो एनपी वही है, एनपी भी वही है, ठीक, पी भी वही है, पी भी वही है, एन भी वही है, एन भी वही है। अब हमको इस जी को काय में बदलना है, एन पर, तो जी और एन का मतलब क्या हुआ, जी से एन पर जाने के लिए हम क्या करते हैं, हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, ये तो हम कल की क्लास में बता चुके हैं बेटा, फर्स्ट पार्ट में, राइट, है ना, तो ये आराम से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, याद करने की जरूरत ही नहीं है भाई, हमको एनएनपी एमपी निकालना है जीएनपी एमपी से, तो बस डेप्रिसिएशन माइनस करना है, क्योंकि इस जी को एन में बदलना है, बाकी तो सब सेम है। ठीक है, फिर आता है साधन लागत पर कुल राष्ट्रीय आय और कुल उत्पाद, मतलब वही जीएनपी और एनएनपी को फैक्टर कॉस्ट पर। जीएनपी और एनएनपी को फैक्टर कॉस्ट पर लिखने के लिए क्या करोगे, बस आपको जहां पर आपने यहाँ पर बाजार कीमतें लिखा था, वहां पर आप क्या लिख दोगे, वहां पर लिख दोगे साधन लागत पर, ठीक, क्योंकि देखो आप इतना याद करने जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, जो मैं बोल रहा हूँ बस उतना कर दो, ठीक है, उतना ही सही है। बाजार में प्रचलित कीमतों में कुछ कर भी शामिल होते हैं, जो कि मैंने बताया था, आप ये भी लिख देना थोड़ा सा तो अच्छा रहेगा। बाजार में प्रचलित कीमतें मतलब मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस में क्या होता है, कर भी शामिल होते हैं, उदाहरण के लिए उत्पादन कर, बिक्री कर, तो ये उदाहरण कर, ये उदाहरण को, ये जो कर बता रहे हैं, ये कर को हटा के लिख देना जीएसटी, क्योंकि अभी बदल चुका है ना, अब क्या लगता है, जीएसटी लगता है, तो जीएसटी लिखना। करों को अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है, जीएसटी को अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है, प्राय सभी वस्तुओं के मूल्य में ये कर शामिल होते हैं, ठीक, जिससे बाजार कीमत उद्योगों द्वारा निर्धारित कीमतों से अधिक होती है। मतलब उद्योगों में जो कीमत होती है, उद्योग से जो कीमत निकली, ये मेरी उद्योग की कीमत 15 रुपए थी, इसमें 3 रुपए टैक्स जीएसटी जुड़ गया, तो कितना हो गया, 18। वही बात कही है कि बाजार कीमत उद्योग द्वारा निर्मित निर्धारित कीमत से ज्यादा होती है। इसके अतिरिक्त सरकार उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिसे हम अनुदान कहते हैं, जिसको मैंने अनुदान कहा था, राइट। यह आर्थिक सहायता मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण और रोजगार के अवसरों में वृद्धि, उद्योगों का विकास इत्यादि के लिए होती है। जैसे आपकी जो शुगर मिल होती है ना, शक्कर वाली शुगर भी उन कंपनियों को महंगी पड़ती है, बात को समझो, वो जैसे मान लीजिए 35 रुपए किलो अभी आपके यहाँ शुगर बिक रही है, राइट, तो एक्चुअल में मार्केट में मतलब उस कंपनी को वो 38 रुपए में बन रही है, क्योंकि गन्ना महंगा खरीदना पड़ रहा है, ठीक है ना, शुगर केन गन्ना, गन्ना महंगा पड़ रहा है, तो वो फैक्ट्री वाले 33 रुपए में कैसे बेच रहे हैं, जबकि वो बन कितनी रही में, 38 रुपए में, तो गवर्नमेंट उनको क्या करती है, 3 रुपए पर किलो सब्सिडी देगी। समझ में आ रही है, ये एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं मुझे मालूम, पर मैं बता रहा हूँ
कि 38 रुपए में बन रही है और 35 रुपए में मार्केट में बेच रही है, कैसे हो सकता है? तो गवर्नमेंट 3 रुपए का क्या देती है? अनुदान देती है। गवर्नमेंट ये बोलती है कि तुम मार्केट में 35 रुपए का बेचो, 3 रुपए हमसे लो, ठीक है। प्राय सभी, हाँ ये हो गया। इस प्रकार साधन लागत पर कुल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने के लिए बाजार कीमत पर प्राप्त कुल राष्ट्रीय उत्पाद में से अप्रत्यक्ष करों को घटा देना चाहिए। जो मैंने समझाया है उसी को हिंदी में लिखा हुआ है, बस ध्यान से पढ़ना है आपको कि भाई साधन लागत पर हम क्या जानना चाहते हैं? राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय उत्पाद मतलब कोई सा भी, है ना। राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब एनपी, है ना। एनपी, एनपी याद करना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? जो चीज एमपी दी हुई है ना, बाजार कीमतों पर दी हुई है, उसमें से हमको क्या करना है? अप्रत्यक्ष कर को घटा देना है तथा आर्थिक सहायता मतलब अनुदान को जोड़ देना है। मैंने इंग्लिश वाले उसमें सिखाया था ना, ये वही बात लिखी हुई है हिंदी में। ढंग से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ठीक है। इस प्रकार साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय में से घिसावट व्यय घटा देना चाहिए। एक सेकेंड। इस प्रकार साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय में से घिसावट घटा देना चाहिए। ये हटा देना लाइन, ये गलत है। मेरे को लग रहा है ये गलत नहीं है, मेरे को इसका सही मतलब सब मतलब अजीब है ये। शुद्ध राष्ट्रीय आय में से, शुद्ध का तो मतलब ही होता है ना घिसावट को माइनस कर देना, तो फिर अजीब है ये, इसको हटा देना, ठीक है। इस लाइन को मत देखना, ठीक। तो सीधे यहाँ पर लिख देना, सूत्र अनुसार क्या हो जाएगा? यदि देखो आप जीएनपी एमपी पर हो और आपको क्या निकालना है? आपको निकालना ये है, ठीक। ये दिया हुआ है, ये इसमें आप क्या चेंज करोगे कि ये आ जाए, तो उसको ऐसे मिलान करो कि भाई देखो आपको एमपी दिया हुआ है, आपको एफसी लाना है, तो एमपी और एफसी में अंतर होता है अप्रत्यक्ष कर का, राइट। तो अप्रत्यक्ष कर घटाने हैं और सहायता और अनुदान जोड़ने हैं। अप्रत्यक्ष कर घटाने हैं और सहायता अनुदान मतलब की जोड़नी है। तो इसको हमने क्या बोला था? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। इन दोनों का मिक्स क्या होगा? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, है ना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, सिर्फ ये लिख सकते हो। और चाहो तो आप इसको इस तरह से घुमा के भी लिख सकते हो, माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान। यदि अप्रत्यक्ष कर के पहले आपने शुद्ध शब्द लगा दिया बेटा, तो फिर आपको आर्थिक सहायता का जोड़ घटाव दिखाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब यहां पर एनएनपी, तो देखो आपको ये दो शब्दों में केवल क्या बदलना है? ये तो बराबर है, बस ये एमपी को एफ में बदलना है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, जैसा कि मैंने अपने इंग्लिश के नोट्स में बताया कि भाई एमपी से कहाँ जाना है? एफसी पे। तो एमपी से एफसी पे जाने के लिए माइनस कर दो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। और यदि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस नहीं कर रहे हो तो आपको फिर अलग अलग दिखाना पड़ेगा कि भाई अप्रत्यक्ष कर को माइनस करना है और आर्थिक सहायता को प्लस करना है, ठीक। और अब आप इसको देखो, जीएनपी एफसी को काय में बदलना है? एनएनपी एफसी में। तो जीएनपी एफसी को एनएनपी एफसी में बदलना है, तो कैसे करोगे भाई? ये तो सेम है, इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पी भी वही है, एन भी वही है, बस जी को काय में बदलना है? एन पे। और जी को एन में जाने के लिए हमको क्या करना होता है भाई? ग्रॉस में से नेट पर आने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ता है, घिसावट को माइनस करना पड़ता है, ठीक। ऐसे करके आप बहुत सारे सूत्र बना सकते हो। ये सूत्र नहीं है, ये सब लॉजिक है, बस समझने की जरूरत है बेटा। क्योंकि मैं घर से पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको ये सब बोर्ड पे जरूर बताता और ये बहुत आसान हो जाता। पर अब क्योंकि मैं अब घर से ही ये सारी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लाइट भी थोड़ा सा अजीब हो रहा होगा शायद मेरे चेहरे पे, पर अब क्या करें, ठीक है। थोड़ा सा समझो, आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, वीडियो पर बार बार देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। अब हम आते हैं, अब ये वही सब कुछ वही है। बाजार कीमतों पर कुल घरेलू उत्पाद तथा शुद्ध घरेलू उत्पाद, जीएसटी एट मार्केट प्राइस, है ना। और फिर क्या आ रहा है?
नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो जीएसटी आपको मालूम है ना, जीएसटी हमने पढ़ चुके हैं, ये रहा जीएसटी, ठीक, सॉरी जीडीपी, सॉरी जीडीपी, जीडीपी आपने पढ़ा हुआ है, बस उसको क्या लिख देना, किस पर, बाजार कीमतों पर, बस उसमें उतना जोड़ना है, बाजार कीमतों पर, ठीक, और उस बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो बाजार कीमतों पर कुल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद, तो बाजार कीमतों पर दो चीजें, जीडीपी और एनडीपी, ये रहा एनडीपी। तो आप देखोगे बहुत आसान है, बाजार कीमतों पर कुल घरेलू उत्पाद से तात्पर्य किसी देश की घरेलू सीमा से एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से होता है। और इसकी गणना कैसे होगी कि जितना भी हमने उत्पाद करा, ये क्वांटिटी इनटू प्राइस, ठीक, फिर ये क्या है, एस का मतलब यहाँ पर सेवाएं, जितनी भी हमने सेवाएं दी इनटू प्राइस, बाजार कीमतों पर, प्राइस कौन सी, बाजार कीमतों पर, तो क्या आ जाएगा, जीडीपी एमपी आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर उसको एनडीपी, एनडीपी एमपी, तो एनडीपी एमपी के लिए क्या करना है भाई, जीडीपी एमपी तो है, उसको बस काय में बदलना है, इस जी को एन में बदलना है, और जी को एन में बदलने के लिए हमको क्या करना है, माइनस करना है घिसावट, बस। तो आप इसको पढ़ के देखना, हो जाएगा, ठीक है। और नहीं पढ़ के देखना तो जो हमने जीडीपी पढ़ा है, जीडीपी की परिभाषा में से, यहाँ से कुल मूल्य में से, कुल मूल्यों के योग में से कल पूर्जोग की घिसावट माइनस करने पर बचा शेष, बस, ठीक। तो आप इसको पढ़िएगा। इसी तरह से आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक फैक्टर कॉस्ट और एनडीपी भी बनेगा। अब वही चीजें हैं, आपको समझना पड़ेगा, जीडीपी का मतलब, एनडीपी का मतलब, फिर एफसी का मतलब, फिर समझना पड़ेगा। आप उसको देख के, उसको नजर में रख के इसको पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैं मानता हूँ, अब ये ऐसे बहुत सारे हैं, तो बस वो 8 कर लीजिएगा, 8 बहुत है, ठीक है ना। बच्चों आपको ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ जो क्वेश्चन बैंक में आ रहे हैं वही वही पॉइंट पढ़ने हैं। मेरे ख्याल से ये 6 तक बहुत है ना, 6 तक या ये 7 तक बहुत है। आप अपन इसको देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे क्वेश्चन बैंक में दिए हैं, सिर्फ वही करना है ना। तो देखिए, अब हमारे पास में कौन कौन से क्वेश्चन हो चुके हैं आज तक, है ना, इस पूरी यूनिट में, ठीक है। तो ये आ गए हम इस यूनिट में। राष्ट्रीय आय का अर्थ हो चुका है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय अभी हम करेंगे, ठीक है, आज ही कंप्लीट कर लेंगे। ये हो चुका है, ठीक, ये भी हो चुका है, उपभोक्ता पूंजी ये भी हो चुका है ना, चैप्टर नंबर 13 से संबंधित है बेटा ये, ठीक है। राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में अंतर, ये अभी आज हम कर लेंगे, है ना, ये प्रति व्यक्ति आय समझेंगे और राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर हम देख लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है सकल घरेलू उत्पाद को समझाइए, जीएसटी हम समझ चुके हैं, ठीक है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी हम समझ चुके हैं। शुद्ध घरेलू उत्पाद, एनडीपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी हम समझ चुके हैं, ये बेटा अच्छे से समझ चुके हैं ये, ठीक है। और ये भी पहले ही हो चुका था, ये तो पहला क्वेश्चन। तो फिर आया राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं, तो राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं में हमको 6 कॉन्सेप्ट लिखने, ज्यादा नहीं लिखने हैं, 6, ठीक, 5-6 लिखने हैं, वो भी थोड़े थोड़े, सिर्फ परिभाषा बतानी है और कुछ नहीं, ठीक है ना। राष्ट्रीय आय की गणना की आय विधि, ये हमारा अगला चैप्टर है ना, ये भी हमारा अगला चैप्टर है, ये भी हमारा अगला चैप्टर है। ये सब हमारे चैप्टर नंबर 16 पर 16 में आते हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 16 के क्वेश्चन है ये चारों, ये पांचों जो भी है, ठीक है। और राष्ट्रीय आय चक्र हम पढ़ चुके हैं, स्टॉक प्रवाह चक्र हो चुका है, प्रवाह हो चुका है, मूल्यह्रास। अब देखिए, मूल्यह्रास को मैंने चैप्टर नंबर 13 में आपको कहा था कि इसको 5 नंबर में कैसे लिखेंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 13 में तो सिर्फ 3 लाइन में ये मूल्यह्रास समझाया गया है। तो अब आपको इसको बुद्धि से लिखना पड़ेगा, हाँ, बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा। कैसे कि वो 3 लाइन जो चैप्टर नंबर 13 में है, जो मैंने उस दिन पढ़ाई थी,
प्लस आज जो हमने पढ़ा कि किस तरीके से हम जी से एन पर आने के लिए माइनस करते हैं और किस तरह से एन से जी पर जाने के लिए उसको जोड़ देते हैं, ये आपको अपने खुद दिमाग से लिख के समझाना होगा उसको कि देखिए इसका उपयोग इस प्रकार से होता है। कैसे कि जीडीपी यदि है और हमें उसको एन एनडीपी पर जाना है, मतलब शुद्ध पर जाना है, तो हमें इसको माइनस करना होगा। मतलब ये जो 6 पॉइंट में आपने जहां जहां डी मतलब कि डेप्रिसिएशन माइनस करा या जोड़ा है, वो उनको वो कुछ लाइनें बताना है, तब जाके वो 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, आंसर होगा। मतलब अपने मन से बस आपको सिर्फ उसको समझाना है कि भैया जो डेप्रिसिएशन है, मूल्यह्रास है, वो क्या है, वो समझाना है उसको कि आपको इस इन चैप्टरों में जो कि राष्ट्रीय आय से संबंधित है उसमें इसका क्या महत्व है, वो क्या उपयोग होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें बताना है। मतलब आपको क्या क्या समझ में आया, बस आपको अपने दिमाग से वो लिखना है, तब जाके वो 5 नंबर का होगा। और मेरे ख्याल से उसको छोड़ना मत, है ना, क्योंकि पिछली बार के जो पेपर का एक्सपीरियंस रहा है उसके अनुसार वो ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। ठीक है, तो आप उसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। ठीक है, और राष्ट्रीय आय का महत्व ये हम देख लेंगे अभी, ये अगले चैप्टर से संबंधित है। ठीक है, तो देख लेते हैं अभी इस चैप्टर में और क्या क्या बचा है अपने पास में, है ना। ये रहा यहाँ पर राष्ट्रीय आय और निजी आय। तो निजी आय तो नहीं है ना, हमें वो प्रति व्यक्ति आय है, ये निजी आय वाला छोड़ दीजिएगा। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय पर आ जाइए। प्रति व्यक्ति आय कहाँ है, ये रहा प्रति व्यक्ति आय। इसको पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं, कई बार इंग्लिश में न्यूज में बोला जाता है पर कैपिटा इनकम। देखिए ये बहुत आसान है। पहले तो आप क्या करो, देश की टोटल इनकम निकाल लो, सबकी आय जोड़ लो, फिर क्या करो, जितना भी राष्ट्र की आय आई है, देश की आय आई है, उसको भाग दे दो देश की जनसंख्या से, उसी को हम बोलेंगे पर व्यक्ति आय। सिंपल सी बात है कि एवरेज निकाला जा रहा है। अब एवरेज क्या होता है ये आप नहीं जानते हैं तो 9वीं 10वीं पढ़ने की आपको जरूरत है ना। औसत औसत बताया जा रहा है कि हर, जैसे मान लीजिए हमारे देश में ये बात की जाए कि हर प्रत्येक व्यक्ति कितना पैसा कमाता है, तो बात निकली कि 10,000 रुपए। तो ये कैसे करा भाई, पूरे राष्ट्र की पहले तो आय निकाल ली, सभी लोगों की आय जोड़ ली और भाग दे दिया देश की जनसंख्या से, उसको हम बोलेंगे प्रति व्यक्ति आय, खत्म बात। ठीक, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इतना लिखना है। और उसमें फिर क्या करना है, एक अंतर भी है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर, जो कि इस नोट्स में मुझे लग रहा है नहीं, बताइए वो आपको। ठीक, आपके पास में कोई सी और दूसरी बुक हो बेटा तो उसमें से पढ़ लीजिएगा, है ना, ये इसमें नहीं दिया गया है ना, वो कर लीजिएगा आप, जो कि क्वेश्चन बैंक में आ रहा है। मेरी मजबूरी है, मेरे पास में हिंदी में बहुत प्रॉब्लम है यार बेटा नोट्स की, है ना। यदि आपके पास में कोई और बुक हो तो उसमें जरूर देख लीजिएगा, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर। ठीक, यदि आपके पास नहीं है कमेंट कीजिएगा। मैंने पहले भी बोला है, कैपिटल बजट, सॉरी, गवर्नमेंट बजट वाले चैप्टर्स में भी मैंने आपसे पूछा था, कुछ बच्चों ने कमेंट करा, कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप भी करा है मुझे। जितना ज़्यादा बच्चों का रिप्लाई आएगा मैं उस पर डिसाइड करूंगा कि उन क्वेश्चंस को हिंदी ट्रांसलेट करके आप लोगों को दूं। ठीक है ना, बच्चों का इंटरेस्ट रहेगा तो मैं ही तभी मैं वो मेहनत करूंगा, नहीं तो मतलब नहीं है। मतलब सीधी सी बात है, यदि आपके पास में वो बुक में आंसर है तो आप मुझे कमेंट नहीं करेंगे, मुझे भी बनाने की जरूरत नहीं, आपके पास है आंसर, राइट। पर यदि आपको जरूरत है, आपके पास बुक में दूसरी जगह नहीं है, आप कमेंट कीजिए कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, मैं उसके लिए वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कमेंट्स पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, राष्ट्रीय आय का महत्व। तो भाई राष्ट्रीय आय का महत्व क्या है, तो राष्ट्रीय आय का महत्व, अरे इसमें कहाँ नीचे जा रहा हूँ मैं,
है ना। ये रहा आपके सामने आंसर, राष्ट्रीय आय का महत्व ये रहा। ठीक है, तो इसमें भी ज्यादा दम वाली बात नहीं है। राष्ट्रीय आय का महत्व आ जाएगा। हाँ, और ये आ जाएंगे क्वेश्चन कौन कौन से, आय के सुधार के लिए न सारी चीजें आ जाएगा। नहीं, इसमें नहीं आ रहा है, इस नोट्स में बड़ी प्रॉब्लम है यार, बहुत सारी चीजें नहीं है इसमें। चलिए करते हैं राष्ट्रीय आय का महत्व। देखिए, आर्थिक नियोजन में सहायक। ठीक है, देखिए हमें प्लानिंग कभी भी करनी होती है तो हमें किसकी जरूरत होती है, जानकारियों की जरूरत होती है, आंकड़ों की जरूरत होती है, राइट। तो जब सरकार को बजट बनाना होता है, याद करिए बजट वाला चैप्टर है ना, जब सरकार को बजट बनाना होता है तो उसको बजट बनाने के लिए आंकड़ों की जरूरत होती है। तो ये जो राष्ट्रीय आय के जो आंकड़े होते हैं ये कई प्रकार से आर्थिक नियोजन करने में सरकार की मदद करते हैं। जैसे भाई कि यदि मान लीजिए इस राष्ट्रीय आय से क्या होता है कि मालूम पड़ता है कि किस क्षेत्र में उपभोग बढ़ा है और किस क्षेत्र में उपभोग कम हुआ है। जैसे कि इस साल जो बजट आया था 2021 जनवरी में, 2022 21-22 के लिए जो बजट आया बेटा, सॉरी, हाँ, 21-22 के लिए जो बजट आया है उसमें गवर्नमेंट ने देखा कि जो फोर व्हीलर है, राइट, फोर व्हीलर की सेल बहुत गिर गई थी 2020-21 में। तो उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने 2021-22 के लिए एक स्कीम लेके आए गवर्नमेंट कि आप अपनी पुरानी कार को बेचोगे और उसको खत्म कर दोगे, जो 15 साल पुरानी कार है उसको यदि आप खत्म कर दोगे, मतलब आप उसको चलाना नहीं है और नई कार लोगे, तो हम आपको इतना अनुदान देंगे, सब्सिडी देंगे, है ना। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि एक तो 15 साल पुरानी गाड़ियां ज्यादा धुआं करती है, प्रदूषण करती है, दूसरा कारों की जो सेल थी वो खत्म हो गई थी, डाउन हो गई थी, जिससे कार के जो उद्योग है, ऑटोमोबाइल उद्योग बोलेंगे, इंडस्ट्रीज, उसमें बहुत ज्यादा क्या हो गया था, डाउन आ गया था। हो सकता था कई लोगों की नौकरी चली जाए, कई प्लांट बंद हो जाए। इसलिए गवर्नमेंट ने उसको बढ़ावा देने के लिए ये बजट में एक आर्थिक प्लानिंग करी, नियोजन करा कि काम करें, ऐसे लोग जिनके पास में 15 साल से ज्यादा की गाड़ी, पुरानी गाड़ी है, वो अपनी गाड़ी को खत्म करें, डिस्पोज खत्म करें, और नई गाड़ी लेने के लिए जब जाएंगे तो उनको हम 80,000 इतने हजार का क्या देंगे, अनुदान देंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये जानकारी गवर्नमेंट के पास कहाँ से आई? ये जो राष्ट्रीय आय है उसी में से आई कि भाई कुल उत्पादन कितना हुआ कारों का, पता चला कुल उत्पादन तो बहुत कम हुआ, बिक्री बहुत कम हुई। अच्छा, तो वहां से जानकारी मिली और फिर उन्होंने उसकी प्लानिंग करी। ये एक एग्जांपल दिया मैंने कि कैसे राष्ट्रीय आय सहायक होता है। ठीक है, तो आप इसको पढ़िएगा। देखिए, राष्ट्रीय आय के समंक मतलब आंकड़े, समंक डाटा है ना, आंकड़े की सहायता से, समंक का मतलब क्या होता है, यदि 11th अर्थशास्त्र अच्छे से पढ़ा होगा तो समंक का मतलब जानते होंगे, पर मुझे मालूम है 11th में अर्थशास्त्र आप लोगों ने अच्छे से नहीं पढ़ा है क्योंकि बोर्ड के एग्जाम नहीं होती थी, है ना। समंक का मतलब होता है ऐसी जानकारी जो कि आंकड़ों में होती है, नंबर में होती है। जैसे आपकी उम्र एक नंबर है, 17 साल, 16 साल, 18 साल, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, समंक बोलेंगे। ठीक है, आर्थिक नियोजन के लिए उत्पादन, उपभोग, बचत संबंधित राष्ट्रीय आय के विश्लेषण से ही प्राप्त होते हैं। मतलब इनका विश्लेषण करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, आंकड़े प्राप्त होंगे। जो सांख्यिकी जो चैप्टर था ना, सब्जेक्ट था ना बेटा 11वीं में अर्थशास्त्र में, ये उसी पर आधारित है, हर एक शब्द जो कि आपने नहीं पढ़े। अपने जूनियर्स आने वाले साल में मैं 11th के भी अर्थशास्त्र जो कि सांख्यिकी है वो पढ़ाऊंगा, इसलिए अपने आने वाले जूनियर्स को जरूर बता देना, फ्री में है बेटा, पढ़ लो। ठीक है ना। यह समंक इस बात पर भी प्रकाश डालते हैं कि पिछली प्रवृत्ति किस प्रकार की रही है। मतलब अभी मैंने बताया ना कि कारें कम बिकी हैं, तो ये बता रहा है कि भैया कारों कम बिकी है तो ये क्या है, पिछली प्रवृत्ति है ना।
अतः ये भविष्य में उचित आर्थिक नियोजन के लिए मार्गदर्शन कार्य करता है। ठीक है, आगे आर्थिक कल्याण का मापक। आर्थिक कल्याण का मापक मतलब कि देखिए, जिस देश की जितनी ज्यादा राष्ट्र आय होगी वहां पर उतना ज्यादा क्या होगा, आर्थिक कल्याण होगा, क्योंकि ये सब उसमें मदद करता है। देख लेते हैं, राष्ट्रीय आय को आर्थिक कल्याण का बैरोमीटर कहते हैं, है ना, कि जितनी ज्यादा राष्ट्रीय आय उतनी ज्यादा आर्थिक कल्याण। यदि अन्य बातें समान रहे तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर आर्थिक कल्याण भी बढ़ जाता है। ठीक है, जीवन स्तर का सूचक, भाई जितनी ज्यादा इनकम होगी, देखो राष्ट्रीय आय को हम भाग दे देंगे काहे से, प्रति व्यक्ति सॉरी जनसंख्या से, तो क्या आ जाएगा, प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। तो हम प्रति व्यक्ति आय देखकर ये समझ जाएंगे कि हाँ भैया जीवन स्तर सुधर रहा है। जैसे पिछले साल प्रति व्यक्ति आय मान लो 6,000 रुपए थी और इस साल प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 7,000, तो हम बोलेंगे भैया जीवन स्तर में सुधार हुआ है पिछले साल के मुकाबले। किस आधार पर हमने निकाला, राष्ट्रीय आय के आधार पर हमने ये जाना। ठीक है, अब तुलनात्मक अध्ययन में सहायक सहायक कई देशों की हम अध्ययन करते हैं ना, अपने न्यूज चैनलों पर आता है चाइना की जीडीपी इतनी बढ़ रही है, हमारे देश की जीडीपी, ये जीडीपी क्या है, यही तो पढ़ा हमने, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उस देश की इनकम और हमारे देश की इनकम, इसी को तो हमने जीडीपी कहा है, राइट। तो हम कंपेयर करते हैं कि भाई विदेश की फलाना देश की इतनी जीडीपी, हमारे देश की इतनी जीडीपी, तो तुलना करने में सहायता होती है। ठीक है, आर्थिक विकास का सूचक, भाई राष्ट्रीय आय बढ़ रही है मतलब देश में आर्थिक विकास हो रहा है। ठीक है, आर्थिक नीति के निर्माण में फिर से वही बात आ गई, आर्थिक नियोजन, आर्थिक नीति बनाने में सहायता। ठीक है, राष्ट्रीय आय के समुची विवरण को की जानकारी, तो ये आप ये देख लीजिएगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि मैंने इस क्वेश्चन पर ज्यादा जोर नहीं दिया, हालांकि आईएमपी है, हाँ बेटा, है ना, ये करना ही है याद। मैंने इसको ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं करा क्योंकि ये सामान्य शब्दों के साथ में है, इनको इतना एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। जो ज्यादा समझाने की जरूरत थी, जीडीपी क्या होता है, वो सारी चीजें मैंने पूरे दम से पूरी कोशिश करी आप लोगों को समझाने की कम समय में। ठीक है, समय ज्यादा होता तो और अच्छे से बताता, बोर्ड होता मेरे पास तो और अच्छे से बताता। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझते हैं चैप्टर नंबर 15 हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक, चैप्टर नंबर 16 में मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन होना चाहिए। यदि चैप्टर नंबर क्वेश्चन में 16 में ये दो चैप्टर नहीं है तो फिर समस्या आ जाएगी, है ना, ये होना चाहिए। ये जहां तक चैप्टर नंबर 15 से है, पर 15 में तो नहीं मिला, 16 में देख लेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट, अब हम 16 चैप्टर देखेंगे इसके बाद।